नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, अब खबरें सामने आ रही है कि भारत जल्द ही ITCM का परीक्षण करने वाला है और हाल ही में कुछ तस्वीरें भी इंटरनेट पर प्रसारित की गई हैं ITCM लॉन्चर की। और यही नहीं, बकायदा इसके लिए हाल ही में नोटम भी जारी किया गया है, जिसका डेजिग्नेटेड टेस्ट एरिया है 750 किलोमीटर का। और फरवरी के महीने में DRDO ने इस मिसाइल का सफल टेस्ट भी किया था और इस मिसाइल के लगभग 4 प्रयासों में परीक्षण किया गया था, लेकिन इसमें से पहला फरवरी के महीने में जो परीक्षण हुआ था वो सफल रहा। दोस्तों, ये जो ITCM प्रोग्राम है, यानी कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल प्रोग्राम, ये गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है उनके STFE इंजन का। STFE 460 किलोग्राम के थ्रस्ट वाला एक ट्विन स्पूल जेनरिक इंजन है, जिसे लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRLACM प्रोग्राम में उपयोग किए जाने की योजना है। लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि LRLACM प्रोग्राम की प्रभावशीलता STFE इंजन के प्रदर्शन पर ही निर्भर है और भारत ने अपने सशस्त्र बलों के लिए एक किफायती सबसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने में अभी तक चुनौतियों का सामना किया है और LRLACM को भविष्य के रॉकेट फोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणाली माना जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों, अमेरिका ने रशिया पर तगड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसकी वजह से भुगतान के मुद्दे सामने आ रखे हैं और इन मुद्दों को हल करने के लिए रशिया अब अपने सैन्य उपकरणों के उत्पादन को भारत में स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि भारत और रशिया के बीच लंबे समय से एक गहरे रक्षा संबंध है, लेकिन हाल ही में अमेरिकी प्रतिबंधों ने रूस की रक्षा उपकरण के लिए भुगतान करने में भारत के लिए भी चुनौतियां पैदा कर दी हैं। रूस के अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन को भारत में स्थानांतरित करने से भुगतान की समस्या कम हो सकती है, क्योंकि इसमें भारत अमेरिकी डॉलर्स की बजाय रुपए में उपकरण का भुगतान करने में सक्षम होगा। ये कदम भारत की मेक इन इंडिया पहल का भी समर्थन करेगा, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है और आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है। वहीं कुछ सूत्रों का भी कहना है कि उम्मीद ये है कि जो रशिया की डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, वो सैन्य उपकरणों के संयुक्त उत्पादन के लिए भारत को एक प्राथमिक भागीदार के रूप में मानेगा। रूस के रक्षा निर्यात के लिए भारत पहले से ही एक महत्वपूर्ण बाजार रहा है और ये नया कदम दोनों के बीच रक्षा साझेदारी को और गहरा करेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, रूस के साथ संयुक्त उत्पादन की दिशा में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं होंगी और यह न केवल भारत को रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से उत्पन्न भुगतान समस्याओं को दूर करने में सक्षम करेगा, बल्कि रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत और चाइना को लेकर आ रही है। दोस्तों, 3 साल पुराने सैन्य गतिरोध को हल करने की मांग करते हुए भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर के चुशुल मोल्दो बैठक पॉइंट पर कोर कमांडर लेवल की 18वें दौर की वार्ता शुरू की है। खबरें ये आ रही है कि भारतीय पक्ष से बैठक का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली कर रहे हैं और चीनी पक्ष के समकक्ष रैंक के अधिकारी उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये बैठक 5 महीने के अंतराल के बाद हो रही है। दोनों पक्षों के बीच कोर कमांडर स्तर की आखिरी बैठक पिछले साल दिसंबर में हुई थी। ये बैठक अब तब हो रही है जब दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से विनिर्माण गतिविधियों में लगे हैं। भारतीय पक्ष देप्सांग के मैदानों, डैम चौक और दोनों पक्षों के द्वारा पीछे हटने का मुद्दा बार बार उठाता रहा है। हालांकि खबरें ये भी आ रही है कि चीनी पक्ष मुद्दों को हल करने की जल्दी में नहीं लग रहे हैं और देप्सांग जैसे मुद्दे पर वो आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO ने अब नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर काम तेज कर दिया है, जिसे कि मेन बैटल टैंक में इंटीग्रेटेड किया जाएगा, वो भी ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन में, और हर लॉन्चर में एक मिसाइल होगी। DRDO ने नाग मार्क 2 का फैब्रिकेशन शुरू कर दिया है और डेवलपमेंटल ट्रायल इस साल इसके शुरू हो जाएंगे। दरअसल नाग मार्क 2 एक बेहतर यानी कि इम्प्रूव्ड लाइट वेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसकी बढ़ी हुई रेंज है और नाग मार्क 2 ने हेलिना प्रोग्राम, जो कि हेलीकॉप्टर बॉर्न ATGM है, उससे कुछ तकनीकें ली हैं, जैसे कि जेट वेने कंट्रोल सिस्टम। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के अनुसार MiG-29 और Su-30 के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उनमें रशिया की तरफ से देरी हो रही है और इस साल भी ये सिचुएशन ऐसी रहेगी। ऐसे में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने HAL और दूसरे पब्लिक सेक्टर्स कंपनी से अनुरोध किया है कि वो रशियन स्पेयर्स को अपने स्वदेशी जो कंपोनेंट्स हैं उनसे बदलें। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि वे अधिक से अधिक भारतीय प्राइवेट सेक्टर्स की जो फर्म्स हैं उन्हें इसमें शामिल करना चाहते हैं, जो कि स्थानीय स्तर पर स्पेयर पार्ट्स को बनाएंगी। यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स अब लोकल प्रोडक्शन के लिए रशिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी से लाइसेंसिंग के लिए बातचीत कर रही है, ताकि भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं उन्हें इन स्पेयर पार्ट्स को भारत में बनाने की अनुमति मिले। और अगर ये भी संभव नहीं हुआ तो इंडियन एयरफोर्स बड़े कदम उठा सकती है, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स रशिया के ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन लगा सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने कहा कि 90 सीट रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब अपने
प्रोजेक्ट डेफिनेशन फेज में पहुंच चुका है और इसके लिए उन्हें भारत सरकार से $2 बिलियन का अनुदान चाहिए ताकि इसका फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट हो सके। बता दें कि इस प्रोग्राम में इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स शामिल है। भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल अपने ट्रूप्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए करेगी। वहीं इंडियन नेवी RTA-90 को लो कॉस्ट सी सरफेस सर्विलांस प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि DRDO और इंडियन नेवी ने AD-1 का सफल परीक्षण किया। आपको बता दें कि AD-1 समुद्र आधारित इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसका फ्लोटिंग टेस्ट किया गया था। AD-1 इंटरसेप्टर ने हॉस्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट को सफलतापूर्वक इंगेज किया और भारतीय नौसेना अब एलीट क्लब नेशंस में शामिल हो चुकी है जिनके पास नेवल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता है। AD-1 समुद्र आधारित इंटरसेप्टर BMD का फेज 2 प्रोग्राम का हिस्सा है जो कि लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को 5000 किलोमीटर की रेंज पर इंटरसेप्ट कर सकता है और भारत पहले ही BMD फेज 1 को डिप्लॉय कर चुका है और लैंड बेस्ड यानी कि जमीन आधारित AD-1 इंटरसेप्टर और BMD फेज 2 का परीक्षण नवंबर 2022 में किया गया था और AD-2 इंटरसेप्टर का जो टेस्ट है वो 2023 के अंत में किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना 2024-2025 में पुरुषों और महिला अधिकारियों को कर्नल के पद पर प्रमोट करने के लिए एक जॉइंट सिलेक्शन बोर्ड लागू करने की योजना बना रही है। इस निर्णय का उद्देश्य सेना के भीतर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। इसमें पुरुषों के समान प्रमोशन लेकर देश की सेवा महिला अधिकारी करेंगे। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल तक की जो पदोन्नति के लिए 2009 से सभी अधिकारियों के लिए एक जेंडर न्यूट्रल जॉइंट सिलेक्शन बोर्ड का गठन किया जाएगा। कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए एक कॉमन सिलेक्शन बोर्ड को लागू करने का सेना का निर्णय 108 महिला अधिकारियों को सिलेक्टेड ग्रेड कर्नल के पद पर प्रमोशन करने के हालिया कदम का अनुसरण है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चाइना के रक्षा मंत्री ली शांगफू अगले हफ्ते आयोजित होने वाले संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी पक्ष ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक 27 से 28 अप्रैल तक होने वाली है और 2020 की गलवान में हुई झड़पों के बाद ये पहली बार है जब चीनी रक्षा मंत्री भारत का दौरा करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के लगभग 336 सीमावर्ती गांवों में 4G मोबाइल नेटवर्क सेवा शुरू कर दी जाएगी। भारत सरकार ने यहां पर 254 मोबाइल नेटवर्क टावरों को चालू किया है। मोबाइल टावरों को चालू करने के साथ सरकार ने 2675 करोड़ रुपए की लागत से अरुणाचल प्रदेश के 3721 से ज्यादा गांवों में 2605 मोबाइल 4G टावर स्थापित करने की परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल में 254 मोबाइल टावरों का लोकार्पण भी किया है। किरेन रिजिजू ने कहा कि जो टावर शुरू किए गए हैं उनमें से ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य बिना संपर्क और दुर्गम इलाकों में 4G शुरू करने का है ताकि लोगों की नेटवर्क की समस्या का समाधान किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों IIT इंदौर और नासा, केलटेक और स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग के सहयोग से एक सस्ता कैमरा सेटअप तैयार किया गया है जो एक सिंगल DSLR कैमरा का उपयोग करके एक आग के 4 रासायनिक जीवों की मल्टी स्पेक्ट्रल छवियां कैप्चर कर सकता है। पहले ऐसी छवियों को यानी कि पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए एक जटिल सिस्टम की आवश्यकता होती थी जिसमें 4 कैमरे थे, लेकिन ये नया सेटअप केवल एक DSLR कैमरे का उपयोग करके एक आग के 4 रासायनिक जीवों की मल्टी स्पेक्ट्रल 3D छवियों को यानी कि फोटोज को समय समय पर कैप्चर कर सकता है। लगभग 3 साल के अनुसंधान के बाद 5 शोधकर्ताओं की एक टीम ने स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय और अमेरिका के नासा कैलटेक के सहयोग से CL फ्लेम नाम का एक कम लागत वाला DSLR कैमरा उपकरण बनाया है और यह उपकरण लगभग 50,000 रुपए की लागत से विकसित किया गया है। वहीं अगली खबर दोस्तों नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड जो कि अगले महीने भारत आने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि यात्रा शुरू करने से पहले उन्हें होमवर्क करने की जरूरत है। उनकी भारत यात्रा की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। प्रधानमंत्री के एक सहयोगी ने कहा कि प्रचंड मई के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में भारत आ सकते हैं। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और व्यापार, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति तथा हवाई सेवा से जुड़ी चर्चा भारतीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत में प्रमुखता से शामिल होंगी। प्रचंड ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं भारत की अपनी आगामी यात्रा की तैयारी कर रहा हूं जो कि जल्द हो रही है। हमें यात्रा से पहले होमवर्क करना जरूरी है। क्या होमवर्क कर रहे हैं वो तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।